डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा सिंगल शॉट में सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे। आईटीजी मास्टर का ये कंटेंट इंडिया का सबसे अच्छा कंटेंट रहा है। 2008 से लेकर 2016 तक इंडिया का मोस्ट व्यूड सब्सक्राइब कंटेंट रहा है। इसमें एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं जो अब एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। क्यों हटाए? क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सरसाइज को सिंपल करने के लिए, बच्चों पर लोड कम करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छे किस्म के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे एंड में। तो आप पहले वाले जो एक्सरसाइज में हैं और जो आप अगर नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर लास्ट वाले जो एक्सरसाइज के जो अभी हटा दिए वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वो क्वेश्चन भी कर लीजिए, क्योंकि उससे जो कंसेप्ट क्लियर होंगे जो किसी भी चीज़ से कभी भी क्लियर नहीं होंगे बहुत। और आपका जेईई नीट भी प्रिपरेशन हो जाएगा और एनसीईआरटी के भी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को दिए। और हमारा ऐप इंस्टॉल करिए। हमारे ऐप से सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे। सारे वीडियो आपको ऐप से ही एक्सेसिबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। 8.1 Figure shows a capacitor made of two circular plates, each of radius 12 cm and separated by 5 cm. The capacitor is being charged by an external source not shown in the figure. The charging current is constant and equal to 0.15 ampere. Calculate the capacitance and rate of change of potential difference between the plates. Capacitance के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं A epsilon naught by D. A is pi r square, that is 0.12 square, epsilon naught 8.85 10 to the power minus 12 divided by D. D is 0.05 meter. Solving this is nearly 800 picofarad. 800 picofarad. And rate of change of potential difference between the plates. Potential is basically V is Q by C. So dV by dt is basically dQ by dt divided by capacitance. So dV by dt can be calculated as dQ by dt is the current, that is 0.15 ampere, and C is already calculated 800 pico, that is 800 into 10 to the power minus 12. Solving this, dV by dt will be equal to 1.87 into 10 to the power 9 volt per second. तो यह हमारा आंसर होगा। ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ID, दैट इज एप्सिलॉन नॉट D इलेक्ट्रिक फील्ड D फ्लक्स डिवाइडेड बाय dt। और फ्लक्स क्या होता है? Electric field between the plate is Q upon epsilon naught A, that is Q upon A is sigma upon epsilon naught is the electric field. So dE by dt की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। dE by dt जो होगा dQ by dt, that is current divided by epsilon naught into A होगा। और यदि dE by dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो epsilon naught A dE by dt की यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे करंट अपॉन epsilon naught A, तो आप देख सकते हैं यह कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ I मिलेगा। That means I is the charging current and that current is equal to the displacement current. और C देखते हैं। इस किरचॉफ फर्स्ट रूल, junction rule valid at each plate of the capacitor, explain. Yes, Kirchhoff first rule is valid everywhere because current का मतलब हो गया हमारा यह current as well as the current due to displacement current. तो displacement current को भी आप current की तरह हैं। तो current का मतलब that we mean sum of conduction and displacement currents. तो Kirchhoff rule, junction rule can be used. जंक्शन रूल का मतलब करंट होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वह आपका ड्रिफ्ट करंट के इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे हम कंडक्शन करंट भी कहते हैं। तो वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा वैलिड है यह। A parallel plate capacitor given in the figure made of circular plates, each of radius r is 6 cm, has a capacitance 100 picofarad. The capacitor is connected to 230 volt AC supply with a
angular frequency of 300 radian per second. What is the RMS value of the conduction current? RMS करंट जो होता है RMS वोल्टेज डिवाइड बाय XC होता है. RMS वोल्टेज गिवन है 230 और XC होता है 1/ωc, जिसे हम ओमेगा इंटू C लिख सकते हैं. तो IRMS यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है. ये होगा 230 इंटू ओमेगा, दैट इज 300 इंटू C, that is capacitance, that is 100 picofarad. So IRMS here is, there are 5 zeros, so I can cancel 5 zeros there, and 23 into 3, that is 69. So it is 6.9 into 10 to the power minus 6 finally ampere. That is 6.9 micro ampere. Is the conduction current equal to displacement current? Yes. हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा है कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है, चाहे आपका वोल्टेज या डीसी हो. यह अल्टरनेटिंग वोल्टेज है. लास्ट चैप्टर में, लास्ट एक्सरसाइज में हमने जो देखा था वह आपका डीसी वोल्टेज था. तो 7th एक्सरसाइज में, इसके पहले वाला एक्सरसाइज में हमने देखा एसी सर्किट, और एसी सर्किट के हेल्प से भी हम कर सकते हैं. तो यह एसी सर्किट में भी वैलिड है. कंडक्शन करंट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज आल्सो वैलिड फॉर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स. नो प्रॉब्लम. डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट 3.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स. यहां हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा, और वह फॉर्मूला है B इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R, that is the distance from here, and R square, that is the, and ID, displacement current. I naught is root 2 I RMS, that we know, because we have to find amplitude of B. अगर B का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो आपको ID की मैक्सिमम वैल्यू लेना होगी. ID की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो I नॉट के इक्वल होगी, और I नॉट जो है रूट 2 टाइम्स I RMS है. तो यह वैल्यू यदि आप देखें तो रूट 2 टाइम्स 6.9, यह होगा आपका 9.76 माइक्रो एम्पियर. यहां बी मैक्स के लिए सब्स्टिट्यूट करना होगा इसे. यह होगा 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू आर, दैट इज 3 सेंटीमीटर, दैट इज 0.03. कैपिटल आर, दैट इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज 0.06 स्क्वायर. एंड ID, दैट इज ID की मैक्सिमम वैल्यू लेना है 9.76 इंटू 6. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा B नॉट. B नॉट मिलेगा यहां से. अगर आप ID नॉट यूज करेंगे तो B नॉट मिलेगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो ऑसिलेटिंग फील्ड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसे कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 टेस्ला. सो दिस इज द आंसर फॉर B नॉट. तो आइए आगे देखते हैं हम. What physical quantity is same for X-rays of wavelength 10 to the power minus 10 meter, red light of wavelength 6800 angstrom, and radio wave of wavelength 500 meter? All these are electromagnetic waves. So speed जो होगा सबके लिए सेम होगा. Speed is same. Its speed is equal to speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So no doubt about that all. A plane electromagnetic wave travels in vacuum along Z direction. What can you say about the direction of electric and magnetic field vectors? If the frequency of wave is 30 megahertz, what is wavelength? इसे देखिए आप. This is X, this is Y, and this is Z axis. अगर वेव आपका Z एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है तो आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो हैं
कुछ इस तरह से होंगे और ये एक्स वाई प्लेन में होंगे। वेक्टर ऐसा होगा, वेक्टर ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो होंगे वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होंगे। कैन से E naught and B naught vectors are parallel to xy plane. If the frequency of wave is 30 megahertz, what is its wavelength? C, that is speed of light, is frequency into lambda. Lambda can be found with this formula, where C is 3 into 10 to the power 8 meter by second. Because it is electromagnetic wave, lambda is C upon frequency, where C is 3 into 10 to the power 8 meter by second, and nu, that is the frequency, is given 30 mega, that is 10 to the power 6 hertz. So it is 10 meter. So the answer is 10 meter. Very simple again. 8.5. A radio can tune in any station in 7.5 megahertz to 12 megahertz band. What is corresponding wavelength band? Wavelength जैसा कि हमने देखा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी होता है। तो फर्स्ट केस में अगर हम वेवलेंथ का वैल्यू कैलकुलेट करें तो यह होगा 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय 7.5 into 10 to the power 6, that is 40 meter. And similarly lambda 2 होगा 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय frequency is 12 into 10 to the power 6, 12 megahertz. That will be 25 meter. So this is the answer. So this is the answer. Very simple. 8.6. A charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10 to the power 9 hertz. What is the frequency of electromagnetic wave produced by the oscillator? Same. That is 10 to the power 9 hertz. थ्योरी में हम यह देख सकते हैं, हालांकि थ्योरी हमने ज्यादा डिस्कस नहीं करा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का. It is not in the syllabus of many exams. It is in the CBSE board, so I am discussing the problems. तो आइए आगे देखते हैं हम. The amplitude of the magnetic field part of harmonic electromagnetic wave in vacuum is B naught, that is 510 nanotesla. What is the amplitude of electric field part of the wave? The relation is very simple. That is the speed of light is electric field magnitude divided by magnetic field magnitude. Electric field magnitude अगर आपको फाइंड करना है E naught, तो that is C into B naught. C is 3 into 10 to the power 8 and B naught is given as 510 into 10 to the power minus 9. E naught can be calculated here, 10 to the power 8 and 0, that is 10 to the power 9. So multiplying with this, it is cancelled out. 51 into 3. 51 into 3 is 153. Unit is Newton by Coulomb. So this is the relation between magnitude of electric field and magnetic field in an electromagnetic wave. तो आइए आगे देखते हैं हम. 8.8. Suppose that the electric field amplitude of an electromagnetic wave is E naught, that is 120 Newton by Coulomb, and that its frequency is nu megahertz. Determine B naught, omega, k and lambda. Let us find B naught first. B naught क्या होगा, हमने अभी रिलेशन देखा था, C is E naught by B naught. तो B naught हो जाएगा E naught by C. What is E naught? E naught is 120. What is C? It is 3 into 10 to the power 8 meter by second. So 120 by 3, that is 30 by 10 to the power 120 by 3, that is 40, and 40 by 10 to the power 8, that is 400
into 10 to the power minus 9, that is 400 nano Tesla. 10 to the power minus 9 में लिखा जाना चाहिए ताकि आप इजीली बोल सके नैनो इज मोस्ट यूज्ड quantity here, nano Tesla. What is omega? Omega is pi frequency. And what is frequency? Frequency is 50 10 to the power 6. So 2 into 50 is 100, and 100 into 10 to the power 6 is 10 to the power 8, and pi is 3.14. So this is the value in radian by second. K and lambda. First we find lambda. Lambda is C upon frequency. C is 3 into 10 to the power 8 divided by frequency is 50 into 10 to the power 6, 50 megahertz. So it is 300 by 50, that is 6 meter. So lambda is 6 meter that we found. और K होता है 2 pi by lambda. So K is 2.14 divided by 6.00, that is 1.05 radian by meter. So this is the values. Find expressions for E and B. E की वैल्यू देखते हैं हम क्या होगा. E के लिए डायरेक्शन नहीं गिवन है, तो हमें E को किसी एक प्लेन में लेना होगा और B को किसी एक प्लेन में लेना होगा. Direction of electromagnetic wave is not given, so we can still write the value of E. E is E naught sin kx minus omega t, or omega t minus kx also can be there. B is B naught sin k x माइनस ओमेगा टी. हम इस वेव को x डायरेक्शन में ले रहे हैं यहां पर, एज्यूमिंग EM wave is traveling in x direction. Basically assuming electromagnetic wave is traveling in x direction. अगर electromagnetic wave x direction में travel कर रहा है तो आपके oscillations y और z डायरेक्शन में होंगे. तो इससे हम y डायरेक्शन में लेंगे, इससे हम z डायरेक्शन में लेंगे. k कैप और j कैप यूज करेंगे. दिस आर वेक्टर्स और these are scalars maximum values and these are vectors because this is the vectors. तो यहाँ k की वैल्यू हम यहां से यूज करेंगे 1.05 और ओमेगा की वैल्यू भी हम यहां से यूज करेंगे. तो इस तरह से इन इक्वेशन को लिख सकते हैं आप आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं केवल आपको फॉर्मूला डायरेक्शन में आपने अगर वेव को लिया है तो जैसा कि हमने पहले देखा है ऑसिलेशंस उसके परपेंडिकुलर प्लेन्स में होंगे, y और z में देख रहे हैं हम यहां पर. तो x को हमने बाय डिफॉल्ट ले लिया है, आप चाहे तो y में लें क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है. सो दीस आर द आंसर्स. The terminology of different parts of electromagnetic spectrum is given in the text. हमें पता है टेक्स्ट में हमने देखा है कि डिफरेंट तरह की वेवलेंथ्स होती है. कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, मीटर वेव, शॉर्ट वेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. use the formula E is equal to h nu for energy of a quantum of radiation photon. फोटोन को क्वांटम ऑफ रेडिएशन कहा गया है, उसकी एनर्जी इज गिवन बाय E is equal to h nu, जो कि हमने काफी अच्छे से पढ़ रखा है. And obtain the photon energy in units of electron volt for different parts of magnetic spectrum. In what way are the different scales of photon energies that you obtain related to sources of electromagnetic radiation? What way the different scale of photon energies that you obtain related to source of electromagnetic radiation? बेसिकली अगर आप देखें कॉस्मिक रेज को, तो कॉस्मिक रेज की एनर्जी MeVs में होगा, या एक्स रेज का आप देखें तो किलो केवीज में होगा, KeVs में होगा. MeVs फॉर कॉस्मिक रेज, एक्स रेज या गामा रेज का अगर आप देखें, गामा रेज का भी MeVs में होगा. एक्स रेज का अगर देखें तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा.
और इसी तरह विजिबल स्पेक्ट्रम का देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद यूनिट, उसे नीचे जाएंगे तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेट्रा होगा। वाइल फॉर्मूले की बात है तो फॉर्मूले को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं थ्योरी में। एच न्यू को आप लिख सकते हैं सी बाय लैम्बडा। लैम्बडा डिफरेंट डिफरेंट आपको पता है, आप इसे ई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करेंगे तो यह हो जाएगा एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह हो जाएगा सी बाय ई लैम्बडा। और हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी देखा है, उस फॉर्मूले का सबसे अच्छा यूज विजिबल रेंज और उसके आसपास एक्सरेज तक होता है, या एक्सरे के आसपास हम ज्यादातर यूज करते हैं उस फार्मूला को, और वह फार्मूला है आपका एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय लैम्बडा एंगस्ट्रॉम। तो वो इसी से आता है जो कि हमने थ्योरी में ऑलरेडी देखा है। तो बहुत छोटी सी बात है, आइए आगे देखते हैं हम। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2.0 10 to the power 10 hertz. Frequency is given an amplitude volt per meter. This is basically E naught. Amplitude of electromagnetic wave given है, जिसमें E naught given है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जो होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा, और वही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी होगा। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव? वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो C बाय फ्रीक्वेंसी करेंगे आप, C is 3 into 10 to the power 8, frequency is 2.0 10 to the power 10 hertz, and this will be simply 1.5 centimeter. What is the amplitude of oscillating magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड ऑलरेडी हमने देखे हैं, E नॉट बाय B नॉट इज बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट C. So B naught is E naught by C. B naught is E naught by C. E naught is given 48. Speed of light is given already know 3 into 10 power 8. 48 by 3 into 10 to the power minus 8 Tesla. You can say it is 1.6 into 10 to the power minus 7 Tesla. Show that average energy density of E field equals to average energy density of B fields. एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है यह देखिए आप, यह होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड में एवरेज एनर्जी डेंसिटी होता है 1/2 म्यू नॉट। म्यू नॉट रेसिप्रोकल में होगा, इस बात का ध्यान रखना है, एन बी स्क्वायर। तो यदि हम एक सीधा सा रिलेशन यूज करें, सी इज ई नॉट बाय बी नॉट, ई बाय बी फॉर एनी वैल्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लें या फिर मैक्सिमम वैल्यू ले लें। एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं तो एवरेज वैल्यू भी ले सकते हैं। तो अगर एवरेज वैल्यू ई बाय बी है, सी उनका रेशियो होगा, अगर यहां सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर जो हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर मैं आपको बता दूं सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। सी स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। सी स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल करेंगे तो यह वही वैल्यू हो जाएगी जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर है उसकी डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इक्वल होती है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। तो दो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी स्पीड ऑफ लाइट तो यह होता ही है जिसे हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया है, सी इज 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। किसी और मीडियम के लिए यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिएबिलिटी भी मल्टीप्लिकेशन में होगी, तो वहां सी की वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो जाती है। डिफरेंट मीडिया में सी डिफरेंट होगा क्योंकि वहां पर रिलेटिव परमिएबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है यहां। तो आइए आगे देखते हैं हम। 8.11
Suppose that the electric field part of an electromagnetic wave in a vacuum is given as E is 3.1 Newton by Coulomb, cos 1.8 radian by meter Y plus 5.4 into 10 power 6 radian per second into T. Whole of this under the cos. और आपके cos पूरा देख सकते हैं आप into I cap. What is the direction of propagation? यहां जो आप देख रहे हैं यह आपके E के ऑसिलेशंस हैं. जो E के ऑसिलेशंस हैं I कैप यानी x एक्सिस की डायरेक्शन में है और cos y आप यहां देख सकते हैं cos ऑफ 1.8 रेडियन बाय मीटर y. दिस इज बेसिकली ky प्लस ओमेगा टी वाला फॉर्म है यह. k इज प्रोपागेशन कांस्टेंट. तो वेव इज ट्रेवलिंग इन y डायरेक्शन और y डायरेक्शन का भी निगेटिव y डायरेक्शन, तो उसे आप लिख सकते हैं माइनस जे कैप. व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्बडा? k की वैल्यू आपके पास है 1.8 रेडियन बाय मीटर. ये होता है 2 पाई बाय लैम्बडा. तो लैम्बडा होगा 2 पाई बाय 1.8 दैट इज 3.5 मीटर. वेरी सिंपल. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? ओमेगा इज दिस. आप कंपेयर करें तो ओमेगा टी का कोफिशिएंट होता है और जो y है या x है या z है, जो लेंथ है डायरेक्शन है मीटर रेडियन पर मीटर है, दैट इज द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट जो होगा वह k होगा, प्रोपागेशन कांस्टेंट. तो हमारा ओमेगा जो है 5.4 10 टू द पावर 6 होगा और यह होता है ट्वाइस पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5.4 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह होगा 86 मेगाहर्ट्ज. यह हो गया 3.5 मीटर, यह हो गया 86 हर्ट्ज. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव? मैग्नेटिक फील्ड पार्ट का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं ई नॉट बाय सी से. सिमिलर क्वेश्चन है. ई नॉट इज 3.1 डिवाइड बाय सी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 103 नैनो टेस्ला. दैट इज 103 नैनो टेस्ला. 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक तो नहीं ले सकते, इसलिए आपको केवल 100 नैनो टेस्ला लेना होगा बेसिकली राउंड ऑफ करके. तो आंसर 100 नैनो टेस्ला लिखना चाहिए आपको. यहां पर बी नॉट जो होगा 100 नैनो टेस्ला होगा. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव. मैग्नेटिक फील्ड पार्ट के लिए देखिए बी इज बी नॉट. बी नॉट इज गिवन, तो मैं बी नॉट ही लिखना चाहता हूं, वैल्यू नहीं लिखना चाहता. वैल्यू कॉस ओमेगा टी भी होगा और के वाई भी होगा. तो k की वैल्यू आप देख सकते हैं 1.8 y होगा, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पर फिलहाल, प्लस ओमेगा टी. ओमेगा होगा 5.4 10 टू द पावर 6 और t भी होगा, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं. और अगर आपकी वेव y डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन x डायरेक्शन में है, y के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे z डायरेक्शन में. तो z में होता है आई जे और z में होता है k. तो ये ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव जो है नेगेटिव y में है और ये हमेशा इस तरह से लेते हैं x y z. तो यहां ऑसिलेशन होंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के और z एक्सिस के अलॉन्ग होंगे आपके मैग्नेटिक फील्ड. तो वेव तो इधर जाएगी आपकी अल्टीमेटली. दिस इज द वेव एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड्स. ये मैंने उनके प्रोजेक्शन बना दिए हैं, लेकिन हमें केवल ऑसिलेशंस को समझना है यहां पर. आगे देखते हैं हम 8.12. About 5% of the power of 100-watt bulb light bulb is converted to visible radiation. What is the average intensity of visible radiation at a distance of 1 meter from the bulb? अगर आप इंटेंसिटी की बात करें तो वह हो जाएगी पावर ऑफ द बल्ब दैट इज इन विजिबल रेंज
डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। और पावर ऑफ बल्ब इन विजिबल रेडिएशन अगर हम देखें तो 5% ऑफ 100 वॉट इज दैट इज 5 watt divided by 4 pi r square. R is 1 square, so it is on solving you will get 0.4, that is 0.39. For is it 0.4 watt by meter square. This is the intensity at 1 meter distance from the bulb at a distance of 10 meter. यहां आपको 10 यूज करना होगा, I 10 लिखना चाहता हूं मैं उसे. It is again 5, that is in the visible range. 4 pi 10 square, that is simply 4 into 10 to the power minus 3 watt by meter square. So this is the radiation intensity at a distance of 10 meter in visible range. Assume that radiation is emitted isotropically and neglect reflection. Isotropic का मतलब सभी डायरेक्शन में एक जैसा रेडिएशन हो रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक डायरेक्शन में कम हो रेडिएशन और किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा रेडिएशन हो, उसे एनिसोट्रोपिक कहेंगे हम. और आइसोट्रोपिक मतलब सब जगह एक जैसा. नेग्लेक्ट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि बल्ब में बहुत सारे कुछ रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं नीचे के उसके हैंडल से, जो उसका बॉटम है, और उसके फिलामेंट्स के कारण किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएशन कम ज्यादा भी हो सकता है. इसलिए क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर कर दिया आपको. दैट इज वेरी गुड थिंग. लेट अस सी मोर. 8.13 use the formula lambda m into t is equal to 0.29 centimeter Kelvin to obtain the characteristic temperature range for different parts of electromagnetic spectrum. आपको कुछ नहीं करना है, लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन ध्यान रहे यह सेंटीमीटर्स इंटू केल्विन में है, आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. और करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आप फाइंड कर सकते हैं. अगर आप लैम्बडा की वैल्यू 10 to the power minus 6 मीटर, दैट मीन्स 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो टेम्परेचर आपको मिलेगा 290. सिमिलरली आप डिफरेंट वेवलेंथ के लिए टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, और हमें पता है कि यह टेम्परेचर क्या है और यस लैम्बडा से इसका क्या रिलेशन है. वीन्स लॉ है बेसिकली ये, और वीन्स लॉ के बारे में मुझे यहां आपसे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, हम थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं वीन्स लॉ. और वीन्स लॉ के हेल्प से आप इसकी पूरी आंसर लिख सकते हैं. आपकी बुक में भी आंसर गिवन है, तो आइए आगे देखते हैं हम. Given below are some famous numbers associated with electromagnetic radiation in different contexts in physics. State the part of electromagnetic radiation spectrum to which each belongs. 21 centimeter wavelength emitted by atomic hydrogen in interstellar space. यह डेफिनेटली रेडियो वेव है, रेडियो वेव की रेंज में आता है. आप शॉर्ट वेव लेंथ रेंज भी कह सकते हैं. शॉर्ट वेव लेंथ का यह शॉर्ट वेव लेंथ एंड है रेडियो वेव का. और 1057 मेगाहर्ट्ज, 1057 अगर मेगाहर्ट्ज लेना है तो यह वैल्यू भी सिमिलर होगी. सेकंड केस के लिए भी यही आंसर होगा आपका, क्योंकि आप इसे वेवलेंथ में कन्वर्ट करेंगे, वेवलेंथ फाइंड करेंगे. लैम्बडा इज सी बाय 1057, तो इसके नियर बाय वैल्यू मिलेगी. 2.7 Kelvin temperature associated with isotropic radiation filling all the space throughout to be a relic of Big Bang origin of the universe. Big Bang का रेडिएशन का ट्रेस जो है अभी भी है स्पेस में, और उसके कारण स्पेस में एक टेम्परेचर है 2.7 केल्विन. स्पेस बिल्कुल 0 केल्विन पे नहीं है, उसका टेम्परेचर है 2.7 केल्विन. और यह जो होता है इस टेम्परेचर पर यदि आप वीन्स लॉ अप्लाई करें, वीन्स लॉ मतलब लैम्बडा एम इंटू टेम्परेचर इज 0.3 सेंटीमीटर इंटू टेम्परेचर, या इसे लिख सकते हैं 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर इंटू केल्विन. तो लैम्बडा आप कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां से आप देखिए लैम्बडा क्या होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय टेम्परेचर, दैट इज 2.7. तो यह वेव किस रेंज में होगा, यहां
जो वेवलेंथ होगी वह लेस देन नियरली 1 मिलीमीटर वेव के आसपास होगी, और 0.1 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर जो होता है वो माइक्रोवेव्स की रेंज में होता है। तो यह आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव, जैसे कि हमने टेबल में देखा है। 5890 टू 5896 एंगस्ट्रॉम, डबल लाइन ऑफ सोडियम, यह ऑब्वियसली विजिबल स्पेक्ट्रम है और येलो कलर का विजिबल स्पेक्ट्रम है। 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन Fe27 nucleus associated with the famous high resolution spectroscopic method, Moser-Bayer spectroscopy। यह तो हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है, लेकिन 14.4 keV किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह डेफिनेटली एक्सरेज में होता है। जब केवीज होता है तो वह एक्सरेज में होता है, जैसा कि हमने पहले भी एक पार्ट में लिखा है। एक्सरेज के लिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज होती है। तो आइए आगे देखते हैं हम। 8.15 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट शॉर्ट वेव बैंड्स। शॉर्ट वेव जो होती है वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमारा अर्थ है, अर्थ का आयनोस्फीयर है। अगर आपको यहां ब्रॉडकास्ट पहुंचाना है तो आपके टावर से डायरेक्ट अगर सिग्नल यहां नहीं पहुंच सकते हैं तो आयनोस्फीयर से पहुंचकर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई वी यूज शॉर्ट वेव बैंड्स, because they reflect from ionosphere. It is necessary to use satellite for long distance TV transmission. पहले हम देख चुके हैं लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन। अगर आपका टावर यहां पर है और आपको यहां ट्रांसमिशन करना है अर्थ पर, तो इस अर्थ पर, इस पॉइंट ऑफ अर्थ पर आपका हिंड्रेंस हो जाएगा और डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं हो पाएगा टावर से। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सैटेलाइट यूज होता है। सैटेलाइट से आपके घर तक पहुंच जाते हैं सिग्नल्स। आजकल इसे डीटीएच भी कहा जाता है। ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ड ऑन ग्राउंड बट इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। एक्सरे एस्ट्रोनॉमी मतलब यूनिवर्स से आने वाली एक्सरेज को फोटोग्राफ करने के लिए हमें जो कैमराज यूज करना होते हैं वो केवल सैटेलाइट में यूज कर सकते हैं। हम अर्थ पर नहीं हो पाते क्योंकि एक्सरेज जो होती है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। हमें पता है कि रेले स्कैटरिंग जो होती है वो स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ होती है और एक्सरेज बहुत छोटी होती है। लैम्बडा बहुत छोटा होता है उनका, इसलिए स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब भी हो जाएंगी और स्कैटर भी हो जाएंगी। तो एक्सरेज अर्थ तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए उन्हें सैटेलाइट्स में कैमरा लगा के फोटोग्राफ करना होता है। इससे यूनिवर्स के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। The small ozone layer on the top of a stratosphere is crucial for human survival. Why? सबको पता है यह ओजोन लेयर absorbs ultraviolet radiations from sun. सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है, नहीं तो सीधे अर्थ पर हमारे लिए बहुत मुश्किल है उनके लिए। इट कैन कॉज कैंसर, स्किन कैंसर एंड मैनी म्यूटेशन इन डीएनए एक्सेट्रा। इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर वुड इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर देन व्हाट इट इज नाउ। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है कि हमारी अर्थ से जो रेडिएशंस होते हैं वह एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं जिन दिनों में बादल होते हैं उन दिनों रात का टेम्परेचर इजीली डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि बादलों से रिफ्लेक्शन होने के बाद रेडिएशन अर्थ पे पहुंच जाता है। और इसी तरह से ग्रीन हाउस गैसेस होती है, CO2 एक्सेट्रा, यह भी नहीं होंगी एटमॉस्फेयर नहीं होने से, तो लोअर होगा। इसका रीजन है एब्सेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो लोअर टेम्परेचर होगा, अर्थ बहुत ठंडा हो जाएगा। सम साइंटिस्ट हैव प्रिडिक्टेड दैट अ ग्लोबल न्यूक्लियर वार on the earth would followed by a severe nuclear winter with a devastating effect on life on earth. What might be basis of this prediction?
अगर न्यूक्लियर वार होती है तो अर्थ पर इतना क्लाउड हो जाएगा, इतना क्लाउड हो जाएगा कि सन का रेडिएशन हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा, और सन से अगर रेडिएशन अर्थ तक नहीं पहुंच पाया तो अर्थ ठंडी होने लगेगी, हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि हमारा ग्राउंड वाटर भी ठंडा हो जाएगा, वह भी आइस बन जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर तक आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह सेवियर न्यूक्लियर विंटर जिसे हम कहते हैं, होप बाय गॉड इट विल नॉट हैपन एनी टाइम। सो इट इज क्लियर एवरीथिंग।